बच्चों, अब प्रस्तुत है दूसरी कहानी अनोखा दीप स्तंभ। पृष्ठ 11 पर जो चित्र दिया हुआ है, छोटा सा चित्र है, बड़ी खूबसूरत स्त्री का, महिला का है, जो वस्त्र पहने हुए हैं अच्छे अच्छे और जिसके कानों में कुंडल हैं, बड़े सुंदर से बाल हैं उसके। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। क्या नाम है कहानी का? अनोखा दीप स्तंभ। अरब के एक शहर में एक अमीर रहता था। उसके पास धन दौलत काफी थी, किंतु फिर भी वो बहुत कंजूस और लालची था। उसके एक बेटी थी जिसका नाम रज्जब था। उसे प्यार से रज्जो बुलाते थे। रज्जो बहुत सुंदर थी। जब वो जवान हुई तो उसका यौवन और सौंदर्य बहुत ही निखर आया। उसकी अद्भुत सुंदरता की चर्चा फैलने लगी। रज्जो के बाप अमीर को उसकी शादी की चिंता ये नहीं थी कि रज्जो के लिए योग्य लड़का ना मिल रहा हो। एक से एक योग्य नवयुवक रज्जो से शादी करने को तैयार होता, बल्कि अमीर को चिंता इस बात की हुई कि अब रज्जो के विवाह पर उसका काफी पैसा खर्च हो जाएगा। पृष्ठ 12। अमीर ने सोचा कि रज्जो की शादी ऐसे धनी मानी व्यक्ति से की जाए जिसका असर रसूख खूब हो और उससे लाभ उठाकर पैसा बनाया जा सके। ये सोचकर उसने राजा के एक बड़े सरदार को चुना। इस सरदार का नाम जाफर था। इसका राज दरबार तथा नगर में बड़ा प्रभाव था। राजा इसकी सलाह मानता था। अमीर ने सोचा कि जाफर से रज्जो की शादी होने का एक बड़ा लाभ यह होगा कि उसके असर से मुझे ठेके मिल जाएंगे, व्यापार में खूब वृद्धि होगी, मैं माला माल हो जाऊंगा। सरदार जाफर ने अमीर की लड़की रज्जो की सुंदरता के बारे में सुन रखा था। वो उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उससे निकाह करना चाहता था। वो पहले ही शादीशुदा था। रज्जो को अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता था। आयु में भी वो अधेड़ उम्र का था। डील डॉल तो खूब था, पर था कुरूप। रज्जो ने जब ये सुना कि उसका लालची बाप उसकी शादी सरदार जाफर से करना चाहता है, जो अधेड़ और कुरूप है, तो उसने अपना सिर पीट लिया। बहुत दुखी हुई। उसके बाप ने सरदार जाफर से शादी की बात पक्की कर दी। उसका कुछ बस नहीं था, वो किसी तरह भी ना नहीं कह सकती थी। आखिर उदास और दुखी रहने लगी। रज्जो को खुश करने के लिए सरदार जाफर ने एक बहुत बढ़िया और कीमती जोड़ा रज्जो के लिए भेजा। पृष्ठ 13। जोड़ा पाकर भी रज्जो की उदासी दूर ना हुई। सरदार जाफर ने कहला भेजा कि रज्जो को जो वस्तु जेवर जवाहरात जो कुछ चाहिए वो सब दिलवाने को तैयार है। एक से एक बढ़िया कारीगर और कलाकार बुलाकर जो चाहे अपने लिए बनवा सकती है। महल मकान जैसा पसंद हो बनवा ले। इसी बीच रज्जो ने अपने मन में एक बात सोची। उसने एक प्रसिद्ध शिल्पी कलाकार को बुलाया और कहा, बाबा, क्या तुम मेरे पसंद की चीज बना दोगे? बूढ़े शिल्पी ने कहा, हाँ बेटा, तुम बताओ, मैं तुम्हारी पसंद की ही बनाऊंगा। पृष्ठ 13 पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें खूबसूरत रज्जो बूढ़े कारीगर या शिल्पी से बात कर रही है और बात यही कर रही है कि क्या वो उसके कहे के अनुसार पसंद की वो चीज बना सकता है कि नहीं। चलिए वापस आते हैं कहानी पर। पृष्ठ 14। रज्जो ने कहा, बाबा, आप मेरे लिए एक ऐसा अद्भुत दीप स्तंभ बना दें जिस पर 1000 दीप एक साथ जलाए जाएं। ये बहुत सुंदर और बहुमूल्य होने के साथ उसमें एक गुप्त द्वार और एक गुप्त स्थान हो जिसका भेद मेरे सिवा किसी को न मालूम हो। उस गुप्त स्थान पर छिपकर मैं अपने भगवान की पूजा किया करूंगी। उस स्थान और गुप्त द्वार का भेद आप किसी पर प्रकट न करें, वहां कोई आ जा ना सके। ऐसा दीप स्तंभ क्या आप बना देंगे? शिल्पी बोला, क्यों नहीं, मैं 1 महीने में ही ऐसा दीप स्तंभ बनाकर ले आऊंगा। तुम चिंता ना करो। गुप्त द्वार और गुप्त स्थान का भेद मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को मालूम ना होगा। 1 महीने में ही शिल्पी ने दीप स्तंभ तैयार करके दे दिया। शिल्पी ने रज्जो को उसके एक गुप्त द्वार और गुप्त स्थान का भेद बता दिया और यह भेद किसी पर प्रकट न करने का वायदा किया।
रज्जो ने उस गुप्त दीप स्तंभ के गुप्त स्थान में काफी खाने पीने का सामान जमा कर लिया ताकि वो 2-3 महीने वहीं छुपी रहे तो उसे खाने पीने आदि की कठिनाई ना हो। एक रोज वो नदी में नहाने के बहाने घर से गई और नदी के तट पर अपने कपड़े और जूते छोड़कर चुपचाप आकर दीप स्तंभ के गुप्त स्थान में आकर छिप गई। काफी देर तक जब वो घर नहीं आई तो उसकी खोज हुई और नदी किनारे जब उसके कपड़े और जूते मिले तो सबने समझ लिया कि वो नदी में डूब गई। पृष्ठ 15। माँ बाप और सब घर वालों ने माथा पीट लिया। सब रज्जो की मौत का दुख मनाने लगे। सरदार जाफर को भी रज्जो की मृत्यु का दुख हुआ। वो कितने ही दिनों से रज्जो को अपनी बीवी बनाने के सपने जो देख रहा था। रज्जो के न मिलने का तो दुख हुआ, पर सरदार जाफर को एक संतोष हुआ कि दीप स्तंभ पर जो उसका लाखों रुपया खर्च हो गया था उसके वसूल करने की आशा हो गई थी। उसने सोचा कि इस सुंदर और कीमती दीप स्तंभ को बादशाह को देकर रुपया वसूल किया जाए। उसने बादशाह के आगे दीप स्तंभ की तारीफ की और दीप स्तंभ दरबार में पेश किया। बादशाह से भी ज्यादा शहजादा दीप स्तंभ को देखकर प्रसन्न हुआ। शहजादे को दीप स्तंभ बहुत पसंद आया और उसने अपने शयन कक्ष में उसे रख दिया। किसी को इस बात का पता ना चला कि रज्जो उसमें छिपी बैठी है। पृष्ठ 15 पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक घुड़सवार है जो बड़े अचरज से दीप स्तंभ की ओर देख रहा है। बाग बगीचा है, वहां पर ये रखा हुआ है। आसपास पेड़ हैं, पौधे हैं रंग बिरंगे और वो घोड़े पे सवार है। लगता है शायद राजकुमार है। पृष्ठ 16। रात को चुपचाप गुप्त द्वार से निकलकर रज्जो ने जान लिया कि वो बादशाह के महल में आ गई है और ये शहजादे का शयन कक्ष है। रज्जो ने रात को शहजादे को कमरे में सोया हुआ देखा तो उसके सौंदर्य पर मन ही मन मुग्ध हो गई। वो सोचने लगी कि शहजादे को अगर वो पा जाए तो उसका भाग्य ही खुल जाए। वो रोज रात को दीप स्तंभ से बाहर निकलती और सबकी नजरों से बचती हुई घंटों सोते हुए शहजादे को मुग्ध हुई देखती। रात को जो ताजा फलाहार वहां रखा होता उसे भी खा लेती। 3-4 रोज तक तो शहजादे को कुछ पता ना चला, पर एक दिन सुबह उठने पर जब रात का रखा हुआ फलाहार उसे ना मिला तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अगले रोज भी फलाहार गायब था। अब शहजादे को पूरा संदेह हो गया कि जरूर रात को कोई आता है और इन फलों को खा जाता है या ले जाता है। बाहर का चोर तो वो नहीं हो सकता क्योंकि और कोई भी वस्तु गायब ना होती, केवल फल ही गायब होते। सेवक सेविकाएं ऐसी हरकत नहीं कर सकते। फिर कौन रात को आकर ये फल उठा जाता है या खा जाता है। उसने सोचा कि आज रात को उसे पकड़ना चाहिए। वो रात को सोने का बहाना करके लेटा रहा, लेकिन आधी आंखें खोले जागता रहा। पृष्ठ 17। आधी रात के समय रज्जो दीप स्तंभ से निकलकर बाहर आई और कुछ देर शहजादे के रूप को निहारती रही। शहजादा उसे देखकर हैरान रह गया। ऐसी सुंदर युवती उसने महलों में भी कहीं नहीं देखी थी। वो देखकर भी आंखें बंद किए लेटा रहा। थोड़ी देर बाद जब रज्जो ने फलाहार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो शहजादे ने एकदम पलंग से उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। रज्जो चौंकी, ठिठकी खड़ी रह गई। लज्जा से उसकी आंखें झुक गईं। शहजादे ने उसकी कोमल कलाई पकड़े हुए ही पूछा, तुम कौन हो? कोई परी हो? आसमान से उतर आई हो? इस दीप स्तंभ में कहां से आई हो? पृष्ठ 17 पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें राजकुमार है, वो बात कर रहा है रज्जो से, सुंदर रज्जो से, और शायद यही पूछ रहा है कि तुम कहां से आई हो और दीप स्तंभ में कैसे छुपी हुई हो। पृष्ठ 18। रज्जो ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई कि किस प्रकार उसका लालची बाप उसकी शादी अधेड़ और कुरूप सरदार जाफर से करना चाहता था। उसी से बचने के लिए उसने ये सारा आयोजन किया है। शहजादा तो इस परी सी युवती को देखते ही मोहित हो गया था। रज्जो की कहानी सुनकर बोला, सुंदरी तुम चिंता ना करो, तुम्हारा भेद मैं गुप्त रखूंगा और उचित समय पर तुम चाहोगी तो तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूं।
शहजादे की ये बात सुनकर रज्जो खुश हो गई। वो अब शहजादे से रोज रात को मिलती। दोनों में प्रेम बढ़ गया। शहजादे ने रज्जो का भेद गुप्त रखा, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। रज्जो दिन भर दीप स्तंभ में छिपी रहती, केवल रात को ही निकलती और शहजादे से मिलती। शहजादे ने उसकी सुख सुविधा, खाने पहनने का बढ़िया प्रबंध कर दिया था। उसने अपने प्यार की निशानी, एक हीरे की अंगूठी भी रज्जो को उंगली में पहनाई। कुछ दिनों तक तो किसी को कुछ पता न चला, पर एक रात एक दासी ने दरवाजे के सुराख से देख लिया कि अपने शयन कक्ष में शहजादा एक सुंदर युवती से बातचीत और प्रेम कर रहा है। उस दासी ने जाकर महारानी को बता दिया। महारानी शहजादे की सौतेली मां थी। शहजादे की असली मां का देहांत हो चुका था। महारानी ने जब देखा कि शहजादा एक लड़की से प्यार कर रहा है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे यह जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि यह लड़की कौन है और यहां कैसे आई है। ये तो वो समझ ही गई थी कि ये दोनों चोरी छिपे मिलते हैं। पृष्ठ 19। महारानी को इस बात की आशंका हुई कि कहीं शहजादा इससे शादी करने का विचार ना बना ले। दरअसल महारानी अपनी एक भतीजी की शादी शहजादे से करना चाहती थी। एक रोज जब शहजादा शिकार को गया हुआ था तो महारानी अपनी विश्वास पात्र 2 दासियों को साथ लेकर शहजादे के कमरे में आई और उस युवती को ढूंढने लगी। उसे संदेह हो गया था कि इस दीप स्तंभ में ही उसके छिपने की कोई जगह है। महारानी ने अच्छी तरह जांच खोज करके उस गुप्त द्वार का भेद जान लिया। उस द्वार से वो दीप स्तंभ के गुप्त स्थान में पहुंच गई जहां रज्जो छिपी बैठी थी। पृष्ठ 19 पर जो चित्र दिया हुआ है उसमें दिखाया गया है कि राजकुमार की जो सौतेली मां है वो बहुत गुस्से से देख रही है रज्जो की तरफ, और रज्जो ने अपना आधा चेहरा ढका हुआ है। वो पहुंच गई है दीप स्तंभ में और दोनों ही कस कस के शायद लड़ रही हैं या वो रानी उनको डांट रही है। पृष्ठ 20। महारानी ने उसे खींचकर बाहर निकाला और पूछा, सच बता तू कौन है? रज्जो ने सच सच सब कुछ बता दिया। महारानी ने अपनी दासियों को आज्ञा दी कि इसे इसके बाप के पास छोड़ आओ। रज्जो गिड़गिड़ाई, मैं आपके पांव पड़ती हूं, मुझे मार डालिए पर मेरे लालची बाप के पास मत भेजिए। वो मुझे सरदार जाफर से ब्याह देगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। महारानी ने भी सोचा कि इसे किसी ऐसे स्थान पर भेजा जाए जहां शहजादे को इसका पता न लग सके। इसलिए रज्जो को देश की सीमा से बाहर कर दिया और महारानी ने उससे कहा, खबरदार जो इधर का कभी मुंह किया, अब जिंदा छोड़ दिया है, इधर दिखाई पड़ी तो जान ले लूंगी। रज्जो दूर दूसरे देश में भेज दी गई। वो अनजान अकेली भटक रही थी कि संयोग से उसे एक बुढ़िया मिल गई। बेचारी बुढ़िया की इकलौती लड़की गुम हो गई थी। उस विधवा ने रज्जो को अपनी बेटी मानकर अपने घर में रख लिया। कुछ दिन रज्जो बुढ़िया के साथ रही, पर शहजादे के वियोग में उसे चैन न था। उधर शहजादे को जब रज्जो नहीं मिली तो वो भी तड़प उठा। उसने बहुत तलाश की पर रज्जो का कहीं पता न चला। दीप स्तंभ का द्वार खुला पाकर ही उसका माथा ठनक गया था। उसने सबसे पूछा पर किसी ने कुछ न बताया। महारानी और उसकी जिन दासियों को सारी बातें मालूम थीं, बिल्कुल अनजान बनी रहीं। आखिर शहजादे ने सोचा कि शायद रज्जो स्वयं ही द्वार खोलकर चुपचाप कहीं चली गई है। पृष्ठ 21। पृष्ठ 21 पर पूरे पृष्ठ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें दीप स्तंभ रखा हुआ है। ये एक जंगल का दृश्य है जहां पर दीप स्तंभ है और उस जंगल में खजूर के पेड़ उगे हुए हैं और बहुत सी रेत है। तो रेगिस्तानी जंगल आप इसको कह सकते हैं। पृष्ठ 22। पर उसे छोड़कर रज्जो क्यों चली गई? उसके प्यार को उसने इस तरह कैसे ठुकरा दिया? वो रज्जो के गम में बीमार पड़ गया। शहजादे की बीमारी की खबर दूर दूर तक फैल गई। अनेक वैद्य हकीम उसका इलाज करने आने लगे, पर उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। किसी के इलाज का कोई असर नहीं होता था। शहजादे की बीमारी की खबर दूर देशों में भी पहुंच गई। जब रज्जो ने भी सुना कि शहजादा बीमार है तो वो तड़प उठी।
रज्जो अपने मुंह छिपाकर और भेष बदलकर शहजादे के नगर में आई। उसने एक बढ़िया सा फूलों का गुलदस्ता बनाया, जिसके बीच में वही हीरे की अंगूठी जड़ दी जो शहजादे ने अपनी मोहब्बत की निशानी के रूप में उसे पहनाई थी। पृष्ठ 22 पर चित्र दिया हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि राजकुमार बीमार हैं और वो खिड़की के बाहर देख रहे हैं, शायद किसी का इंतजार कर रहा है। तो ये तो आपको मालूम ही है बच्चों कि वो तो रज्जो के इंतजार में है, बेचैन है। कब आएगी रज्जो, कब उसकी शादी होगी, और इसी गम में वो बीमार है। पृष्ठ 23। गुलदस्ता लेकर और चादर ओढ़कर वो महल के द्वार पर पहुंची और द्वारपाल के रोकने पर बोली, मैं पीर की मन्नत मनाकर ये गुलदस्ता शहजादे को भेंट करने के लिए आई हूं। इन फूलों को देख सूंघ कर शहजादा अच्छा हो जाएगा, इसलिए मुझे शहजादे के पास जाने दो। द्वार रक्षक ने उसे डांट कर भगाना चाहा, पर वो पुनः गिड़गिड़ाई, अच्छा नहीं जाने देते ना सही, मेरा ये गुलदस्ता तो शहजादे के पास पहुंचा दो और उनसे कहो कि ये गरीब लड़की की ये भेंट कबूल करें। इस बात के लिए द्वारपाल मान गया। गुलदस्ता शहजादे को दिया गया और बताया कि एक लड़की ये भेंट लाई है। पृष्ठ 23 पर जो चित्र है उसमें दिखाया गया है कि द्वारपाल या चौकीदार रज्जो को डांट के भगा रहा है और वो डरी हुई सी, सहमी हुई सी भाग रही है। लेकिन आपको तो मालूम ही है बच्चों कि वो दोबारा आई थी और चौकीदार से उसने मिन्नत की कि अगर उसे नहीं जाने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन गुलदस्ता कम से कम शहजादे तक पहुंचा दें। यही सब दिखाया गया है इस दृश्य में। तो चलिए वापस आते हैं कहानी पर। पृष्ठ 24। शहजादे ने गुलदस्ते की सुंदरता से चौंक कर बीच में जो नजर दौड़ाई तो अपनी हीरे की अंगूठी को पहचान कर चकित रह गया। उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस लड़की को फौरन अंदर ले आओ, पर शहजादे को सब्र कहाँ था। वो नंगे पांव ही अपने बिस्तर से उठकर बाहर निकल आया और रज्जो रज्जो चिल्लाता हुआ बाहर भागा। उसकी ये हालत देखकर सब चकित रह गए और शहजादे के पीछे भाग चले। अभी रज्जो वहां से दूर नहीं गई थी। शहजादे को उसे पुकारते और भाग कर आते देखकर वो उससे लिपट गई। शहजादा उसे पाकर बहुत खुश था। वो एकदम अच्छा और स्वस्थ हो गया था। वो बड़े आदर से रज्जो को महल में ले आया और सारी बातें सुनी। शहजादे को महारानी पर गुस्सा आया, पर उसने उसे माफ कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया और रज्जो और शहजादे की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। रज्जो के माँ बाप को भी बुलाया गया। वे अपनी बेटी को जिंदा पाकर और उसके भाग्य को देखकर बहुत खुश हुए। ठीक है, तो बच्चों ये अरब की कहानियां भाग 2 यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे अरब की कहानी भाग 3।